डार्क साइकोलॉजी सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसके कुछ बहुत ही गहरे और ऐसे पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर हमें नजर ही नहीं आते। इसका मकसद सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है, बल्कि उस मैनिपुलेशन या हेरफेर को पकड़ना है जो हमारे आसपास लगातार चल रहा है। मकसद क्या है? अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में लेना। हम इंसान अक्सर अनजाने में दूसरों के इशारों पर नाच रहे होते हैं। तो चलिए आज इस अदृश्य रिमोट कंट्रोल की बैटरी ही निकाल देते हैं। तो आज की इस चर्चा का मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि रीइंफोर्समेंट आखिर भला क्या है। फिर इसके कुछ एकदम आम रोजमर्रा के उदाहरण देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे इसे मैनिपुलेशन के लिए हथियार बनाया जाता है। फिर मीडिया और सत्ता के बड़े खेल को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी चीज सजा यानी पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बीच का फर्क डिकोड करेंगे। तो शुरू करें। भाग 1 रीइंफोर्समेंट क्या है। देखिए, किसी भी तरह के मानसिक हेरफेर या मैनिपुलेशन को पकड़ने के लिए सबसे पहले इंसानी दिमाग की वायरिंग को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमें बेसलाइन ही नहीं पता होगी, तब तक थोपे गए बदलाव को हम कैसे पकड़ेंगे? बिल्कुल नामुमकिन है। अब रीइंफोर्समेंट शब्द सुनते ही शायद दिमाग में कुछ बहुत भारी भरकम सा आता हो, है ना? लेकिन सच कहूं तो अपने आप में ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। इसका ना कोई अच्छा रूप है ना बुरा। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है, किसी खास नतीजे की पक्की गारंटी देना। यानी कोई इंसान किसी सिचुएशन में ठीक वैसा ही बर्ताव करे जैसा तय किया गया है और पीछे ना हटे। बस इसी को पक्का करना रीइंफोर्समेंट है। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन साइकोलॉजी में नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं होता। इसका शाब्दिक अर्थ है माइनस करना, घटाना या हटा लेना। किसी भी अप्रिय या परेशान करने वाली चीज को हटा लेना, ताकि उस डर के बिना मनचाहे बर्ताव को बढ़ावा मिल सके। आसान शब्दों में कहें तो किसी की जिंदगी से एक कांटा निकाल देना, सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसी रास्ते पर चलता रहे। भाग 2, इसके रोजमर्रा के उदाहरण। अब ये सब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल मासूमियत के साथ हर दिन इसका इस्तेमाल करते भी हैं और इसके शिकार भी होते हैं। चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। तेज धूप में सनबर्न ना हो, इस नेगेटिव चीज से बचने के लिए सनस्क्रीन लगा ली। या मान लीजिए घर में पार्टनर के गुस्से से बचने के लिए चुपचाप किचन साफ कर दिया। ट्रैफिक में पीछे से कोई लगातार हॉर्न बजाकर दिमाग खराब कर रहा है, हमने झट से रास्ता दे दिया ताकि वो शोर खत्म हो। या फिर वो स्कूल के दिन याद कीजिए, जब कोई बच्चा इसलिए जी जान लगाकर पढ़ता है क्योंकि टीचर ने कहा है कि अच्छे नंबर लाने वालों को होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। इन सब में क्या कॉमन है? कोई ना कोई परेशानी या सिरदर्द हटाया जा रहा है। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और तार्किक सवाल उठता है। सोचिए, अगर रोजमर्रा की इन छोटी छोटी परेशानियों से इंसानी बर्ताव को अनजाने में ही मोल्ड करना इतना आसान है, तो क्या होगा जब कोई मैनिपुलेटर पूरे होशो हवास में इसी मनोवैज्ञानिक ट्रिक को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे? भाग 3 मैनिपुलेशन में इसका उपयोग। और बस यहीं से कहानी एक डार्क मोड़ ले लेती है। यहीं सामान्य साइकोलॉजी डार्क साइकोलॉजी बन जाती है, जब हमारे आसपास के लोग बिल्कुल आम मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स को कंट्रोल करने के एक सोचे समझे टूल में बदल देते हैं। इसे एक टॉक्सिक रिश्ते के नजरिए से समझते हैं। पहला कदम जानबूझकर एक तनाव या नेगेटिव स्टिमुलस पैदा करना, जैसे अचानक से चिल्लाना शुरू कर देना या पूरी तरह से इग्नोर कर देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। दूसरा कदम फिर धीरे धीरे इशारे देना कि अगर मेरी हर बात मानोगे तभी ये बुरा बर्ताव बंद होगा। और तीसरा कदम यानी नतीजा, सामने वाला इंसान सिर्फ उस मानसिक तनाव और चीख पुकार से बचने के लिए हर बात मान लेता है। जरा सोचिए, बिना कोई शारीरिक बल प्रयोग किए किसी का बिहेवियर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। ये बहुत गहरी चीज है। भाग 4, सत्ता और मीडिया का खेल। अब ये तकनीकें सिर्फ घरों के बंद दरवाजों या व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहती। ये मैक्रो लेवल यानी बहुत बड़े स्तर पर भी काम करती हैं, खासकर जब दुनिया भर में बड़े राजनीतिक सिस्टम्स या सरकारें प्रेस और मीडिया को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। इस प्रक्रिया को अगर हम इस टेबल के जरिए समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मान लीजिए कोई मीडिया हाउस सरकार के खिलाफ कुछ छापता है, तो उन पर जांच एजेंसियों का डर बनाया जा सकता है। अब इस डर को, इस नेगेटिव आउटकम को हटाने के लिए मीडिया उनके खिलाफ छापना बंद कर देता है। ये क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
और दूसरी तरफ अगर मीडिया सरकार के पक्ष में खबरें दिखाता है तो उन्हें इनाम के तौर पर खूब सारे सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं, कुछ अच्छा जोड़ना यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो देखा जाए तो ये साइकोलॉजिकल टूल बड़े स्तर पर भी बहुत खामोशी और असरदार तरीके से काम करता है। भाग 5 सजा बनाम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। खैर, अब हम इस चर्चा के आखिरी और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही बारीक है, लेकिन समझना बेहद जरूरी है। ऊपरी तौर पर देखेंगे ना तो सजा और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों में ही कुछ न कुछ अप्रिय या अनचाही चीजें शामिल होती हैं। लेकिन बुनियादी फर्क ये है, पनिशमेंट या सजा किसी बर्ताव को रोकने के लिए कुछ बुरा ऐड करती है या जोड़ती है, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किसी मनचाहे बर्ताव को बढ़ावा देने के लिए कुछ बुरा हटा लेती है। एक में कुछ जोड़ा जा रहा है, दूसरे में कुछ घटाया जा रहा है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक रिश्ते में कोई व्यक्ति किसी खास दोस्त से बात करता है और इस वजह से उसका पार्टनर शक में आकर उसका फोन छीन लेता है, तो वो छीना हुआ फोन एक नया तनाव ऐड कर रहा है। ये पनिशमेंट यानी सजा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सिर्फ इसलिए सारी शर्तें मान लेता है कि घर में रोज रोज की चीख पुकार ना मचे, तो वो उस चीख पुकार को हटाने के लिए ऐसा कर रहा है। बस यही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। कंट्रोल के इन छिपे हुए मनोवैज्ञानिक लीवर्स को पहचानकर क्या हम वाकई किसी मैनिपुलेटर के बिछाए जाल से बाहर निकल सकते हैं? सच तो ये है कि इन अदृश्य ताकतों को समझना ही अपने फैसलों पर दोबारा कंट्रोल पाने का पहला कदम है। अगली बार जब भी कोई काम सिर्फ किसी तनाव या डर को टालने के लिए किया जाए, तो एक पल के लिए रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या ये सच में एक स्वतंत्र पसंद है या कोई और रिमोट कंट्रोल दबा रहा है? इस पर विचार करना